हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन आज हम करेंगे। इम्यूनोलॉजी का पार्ट है, माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट का। इस चैप्टर में हमने थोड़ी जनरल प्रॉपर्टीज़ देखनी है और फिर कन्वेंशनल और न्यूअर टेक्निक्स, जो भी हमारी एंटीजन एंटीबॉडी जिन जिन तरीक़ों से रिएक्ट करती है, क्या क्या फिर उसके एंड प्रोडक्ट्स निकलते हैं, वो सब हम देखेंगे। और ये सारा हम 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज हम कन्वेंशनल इम्यूनेसिस कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में न्यूअर टेक्निक्स करेंगे। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये बहुत सारे रिएक्शंस है और इनको पढ़ना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि यार ये इसमें भी था, ये किस में था, वो किस में था। तो मैंने एक फ़्लो चार्ट बनाया है जिसमें अपूर्व शास्त्री और अनंत नारायण इनको देख देख के एक फ़्लो चार्ट बनाया है। अगर आप उसको देख लोगे तो उसमें मेनली सारा आपका कवर हो जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो ये वो फ़्लो चार्ट है। मैं अपने ये टेलीग्राम ग्रुप पे ये भेज दूँगी और तो इसलिए आप ज्वाइन कीजिए। उसका टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो क्या है कि जो हमारा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है, ये हमारा कन्वेंशनल और न्यूअर टेक्निक्स में 2 में डिवाइड होता है। कन्वेंशनल मतलब पुराना, न्यूअर मतलब जो आजकल के ज़माने के लिए नया वाली न्यू टेक्निक्स आई है। तो इस वाले में हम सिर्फ कन्वेंशनल इम्यूनेसिस पढ़ेंगे। तो ये जो पूरा फ्लो चार्ट है ये सिर्फ कन्वेंशनल का है। देख के घबराइए मत, इतना सारा हमें नहीं पढ़ना है, बट बेसिक पढ़ना है कि होता क्या है इन सब में। लेकिन है ये चारों इम्पोर्टेंट, चारों में स्टार्स लगे हैं। जो हमारे सारे कन्वेंशनल इम्यूनेसिस है ना, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। इनमें से पक्का आना ही आना होता है। तो ये जो हमारा एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन वाला चैप्टर है, ये काफ़ी ज़्यादा वेटेज का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फिर शुरू करते हैं थोड़ी जनरल प्रॉपर्टीज से। क्या होता है कि अब इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि ये स्पेसिफिक है। जो हमारी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होती है, इनमें एक स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है। जो हमने पढ़ा था ना कि एंटीजन के ऊपर एपिटोप होता है और एंटीबॉडी के ऊपर पैराटोप होता है, जो कि इनके एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं। मतलब जो इनकी बाइंडिंग साइट है कि यार ये इस एंटीजन के ये वाला जो रीजन है, यही हमारा उस एंटीबॉडी से बाइंड करेगा। तो एंटीजन के ऊपर जो वो साइट होती है जो बाइंडिंग के लिए हेल्प करती है, वो एपिटोप होती है। और जो एंटीबॉडी के ऊपर जो साइट होती है जो एंटीजन से बाइंड करेगी, वो पैराटोप होती है। तो जो स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है वो एक एपिटोप और पैराटोप के बीच में। तो ये पूरी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन एकदम स्पेसिफिक होती है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन हमारी क्रॉस रिएक्शंस वाली रिएक्शन होती है, जिसमें अगर बहुत सारे चीज़ें हैं, एंटीजेंस वगैरह है, लेकिन उनका एपिटोप सेम है, तो एक ही एंटीबॉडी उन सबके अगेंस्ट काम कर सकती है। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाता है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी है कि इनके अंदर नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शंस भी होते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस और वैन डर वाल्स फोर्सेस। ठीक है। स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ हमारी डिटरमाइन होगी एफिनिटी और एविडिटी से। अब ये एफिनिटी और एविडिटी 2 अलग अलग शब्द है, इनकी क्या क्या मीनिंग है? एफिनिटी मतलब इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शंस बिटवीन अ सिंगल एपिटोप ऑफ एन एंटीजन विद इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग पैराटोप प्रेजेंट ऑन द एंटीबॉडी। अब एक एपिटोप और पैराटोप के बीच में ये जो हमारे नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शंस थे, तो ये सारे इंट्रैक्शन मिला के जो इसका फाइनल इंट्रैक्शन निकलेगा ना कि यार इतना फोर्स है, इतना इंट्रैक्शन है, तो ये उसकी एफिनिटी है। एफिनिटी मतलब कि कितना वो किसी चीज़ से बाइंड करेगा, कितना हमारा एंटीजन एंटीबॉडी से बाइंड कर पाएगा, उनके बीच में कितना इंट्रैक्शन है, कितने फोर्सेस है उनके बीच में। क्या उनका फोर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है कि वो एकदम से अच्छे से एफिनिटी शो करेंगे, एक अच्छे से बाइंड हो जाएंगे, या फिर उनकी एफिनिटी कम है, उनकी एबिलिटी टू बाइंड कम है। तो ये हमारा एफिनिटी का मतलब होता है। लेकिन एविडिटी का क्या मतलब होता है? इट इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द एफिनिटीज ऑफ ऑल द बाइंडिंग साइट्स व्हेन मल्टीवेलेंट एंटीबॉडी रिएक्ट्स विद अ कॉम्प्लेक्स एंटीजन कैरिंग मल्टीपल एपिटोप्स। तो एविडिटी में क्या हो रहा है कि जैसे हमारी एक एंटीबॉडी है मल्टीवेलेंट एंटीबॉडी का एग्जांपल क्या होगा? IgM, जो कि पेंटावेलेंट होता है। तो उसके पास बहुत सारी जगह है ना बाइंड करने के लिए एक एंटीजन के पास। और हमने कहा कि यहाँ पे एक एंटीजन है जिसके पास मल्टीपल एपिटोप्स है। तो एक एंटीजन, उसके मल्टीपल एपिटोप्स, उन सारे मल्टीपल एपिटोप्स के अपने अपने पैराटोप्स। ठीक है। तो ये एविडिटी क्या होगी? ये पूरी एफिनिटी, ये सारी जितनी भी बाइंडिंग साइट्स थी हमारी एपिटोप पैराटोप की, तो कितना ये बाइंड हो पाएगा सारे एपिटोप्स
से जो हमारी बाइंडिंग कितना बन पाएगा एट दी एंड। हो सकता है कि ये कम हो, क्योंकि जब भी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में हमारा इंटरेक्शन होता है तो कोई ना कोई तो हमारा एपिटोप पैराटोप छूट जाता है, कहीं ना कहीं से बाइंडिंग तो छूट जाती है। तो जो हमारे थ्योरेटिकल सम होना चाहिए, टोटल होना चाहिए, उससे तो ये स्ट्रेंथ हमारी थोड़ी सी कमी होती है। तो ये हमारा पहले पॉइंट में मैंशनड है, द टोटल स्ट्रेंथ दैट इज द एविडिटी वुड बी मच हायर देन द इंडिविजुअल एफिनिटी एट ईच बाइंडिंग साइट। तो जो भी हमारी एक सिंगल बाइंडिंग साइट है तो उसकी इंडिविजुअल एफिनिटी से तो ज़्यादा ही हमारी टोटल स्ट्रेंथ होगी ना, बट द टोटल स्ट्रेंथ इज़ लोअर देन द सम ऑफ ऑल एफिनिटीज़। ठीक है, जो हमारी थ्योरेटिकल टोटल स्ट्रेंथ निकली कि यार ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए इतने सारे एपिटोप पैराटोप है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसकी ज्योमेट्री कुछ अलग है, तो कुछ ना कुछ बाइंडिंग बॉन्ड्स तो रह ही जाते हैं। ठीक है, द ज्योमेट्री ऑफ द मल्टीवेलेंट एंटीबॉडी गेट्स स्ट्रेच्ड व्हेन इट रिएक्ट्स विद अ कॉम्प्लेक्स एंटीजन as it has to reach and accommodate all the epitopes, thus resulting in the less optimal binding interaction। अब क्योंकि एक एंटीबॉडी को पूरा स्ट्रेच होना पड़ेगा कि यार मेरे को ये वाला एपिटोप भी पकड़ना है, मेरे को वो वाला एपिटोप भी पकड़ना है, वो वाला भी पकड़ना है, तो कहीं ना कहीं का तो रह ही जाएगा, और कहीं ना कहीं से हमारी जो बाइंडिंग इंट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी। लेकिन फिर भी एविडिटी इज़ अ बेटर इंडिकेटर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो हमारा एविडिटी एक बेटर इंडिकेटर होता है स्ट्रेंथ का। एविडिटी ऑफ एन एंटीबॉडी कैन कंपेंसेट फॉर इट्स लो एफिनिटी। मतलब अगर एफिनिटी कम है लेकिन एविडिटी ज़्यादा है तो हम कहेंगे कोई नहीं, अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल IgM, उसकी एफिनिटी बहुत लो है IgG से। जो हमारा IgG होता है उसके पास बहुत एफिनिटी है कि वो किसी अपने एपिटोप से आके बाइंड करें, और IgM के पास कम एफिनिटी होती है, लेकिन IgM पेंटावेलेंट है। ठीक है, और इसके पास 10 वैलेंसीज है, तो देयरफॉर इट हैज़ अ मच हायर एविडिटी, तो उसकी एविडिटी ज़्यादा हुई, हेंस इट कैन बाइंड टू एन एंटीजन मोर इफेक्टिवली देन IgG। तो इसलिए IgM चाहे उसकी एफिनिटी कम हो, पर क्योंकि उसकी एविडिटी ज़्यादा है, क्योंकि वो मल्टीवेलेंट है, इसलिए वो ज़्यादा अच्छे से बाइंड कर सकता है किससे, IgG से। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि एविडिटी इज़ अ बेटर इंडिकेटर ऑफ स्ट्रेंथ। तो लास्ट हमारा पॉइंट है एविडिटी इंक्रीजेज विद टाइम। तो ये भी आप एक याद रख लेना। अब आता हम डायग्नोस्टिक यूज़ पे। तो हमने जनरल प्रॉपर्टीज़ वगैरह तो देख ली इन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की, इनका हमने देख लिया कि यार ये कैसे होता है, क्यों होता है। लेकिन डायग्नोस्टिक यूज़ क्या है, ये हमारा इन्फेक्शियस डिसीज़ में हेल्प करता है। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हम कराते हैं, जो जिनका नाम होता है इम्यूनो एसेज, जो सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, जो सीरम सैंपल से परफॉर्म होते हैं, है ना। और सीरम सैंपल से क्या, हम यूरिन सैंपल, CSF सैंपल, ये सब सैंपल भी लेते हैं। तो इन सब का डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिससे हम किसी इन्फेक्शियस डिसीज़ का डायग्नोसिस कर सके, उसका पता लगा सके, तो इसमें यहाँ पे इन एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शंस का पर्पस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा इम्यूनोएसिस होता है, ये मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हैं, एंटीजन डिटेक्शन या फिर एंटीबॉडी डिटेक्शन। अब या तो हम किसी एंटीजन को डिटेक्ट करना चाह रहे हैं या फिर हम किसी एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना चाह रहे हैं। अगर हम एंटीजन को डिटेक्ट करना चाह रहे हैं तो हम उसमें एक स्पेसिफिक अपनी जो हमें पता है वो एंटीबॉडी देंगे और हम देखेंगे यार उसमें एंटीजन है या नहीं है। अगर हमें एंटीबॉडी डिटेक्ट करनी है तो हम एक स्पेसिफिक एंटीजन देंगे कि हमें पता है हम ये एंटीजन दे रहे हैं, देखते हैं इसमें ये वाली इसकी एंटीबॉडी है या नहीं है। ठीक है, अब 2 तरीके से और डिवाइड हो सकते हैं हमारे इम्यूनोएसिस, वो है क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव। तो इम्यूनोएसिस कैन बी परफॉर्म्ड बाय बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स। तो क्वालिटेटिव एसिस में क्या होता है, हेयर द अनडाइल्यूटेड स्पेसिमेन कंटेनिंग द एंटीबॉडी इज डायरेक्टली मिक्स विद द सस्पेंशन ऑफ एंटीजन और वाइस वर्सा। तो क्वालिटेटिव में क्या होता है कि हमने जो भी स्पेसिमेन है, चाहे उसमें एंटीबॉडी हो या एंटीजन, हम उसको एक सस्पेंशन में मिक्स करेंगे, चाहे उसका रिस्पेक्टिव एंटीजन या एंटीबॉडी के साथ। अगर हम एंटीजन हमारा स्पेसिमेन है तो सस्पेंशन होगा एंटीबॉडी का, अगर एंटीबॉडी हमारा अनडाइल्यूटेड स्पेसिमेन है तो हमारी सस्पेंशन हो गया एंटीजन। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी। तो हम बाद में हम देखेंगे जिससे कि हमारे पास
एंड में क्या डिटेक्ट हुआ, एंटीजन डिटेक्ट हुआ या नहीं हुआ, एंटीबॉडी डिटेक्ट हुई या नहीं हुई, तो उसके रिजल्ट की बेसिस पे हम कहेंगे कि ये टेस्ट पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। तो जो क्वालिटेटिव मेथड होता है ये हमारा ही क्वांटिटी नहीं एस्टिमेट करता, ये हमें ये नहीं बताता कि कितना है, ये हमें बस ये बताता है कि है या नहीं है, ठीक है। द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द स्पेसिमेन कैन नॉट बी एस्टिमेटेड। फिर हम आते हैं क्वांटिटेटिव पे। क्वांटिटेटिव हमें नाम से ही पता चल रहा है कि हमें इसमें एक एस्टिमेशन मिल जाएगा कि कितना उसमें प्रेजेंट है। जो क्वालिटेटिव में हमें सिर्फ पता चला कि यार हमारी एंटीजन एंटीबॉडी जो भी हम देख रहे थे वो है या नहीं है, और क्वांटिटेटिव में हमें पता चलेगा कि वो कितनी है। ये हम कैसे करेंगे, हम सीरियल डायल्यूशन करेंगे, हम डायल्यूट करते जाएंगे एक नोन क्वांटिटी ऑफ एंटीजन के साथ, ठीक है। और जिसमें जब हमारी हाईएस्ट डायल्यूशन हो जाती है ना कि डिटेक्टिंग द एंटीजन और एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द हाईएस्ट डायल्यूशन, तो ये हमारा एंटीबॉडी टाइटर एक वर्ड है। द एंटीबॉडी टाइटर ऑफ द सीरम इज द हाईएस्ट डायल्यूशन दैट शोज एन ऑब्जर्वेबल रिएक्शन विद द एंटीजन। तो इस डायल्यूशन पे, इस हाईएस्ट डायल्यूशन पे हमें अपनी एक ऑब्जर्वेबल, एक दिखाई देने वाली रिएक्शन मिल जाती है। अब क्या होता है कि हमारा एक चीज़ आती है मैरेक्स लैटिस हाइपोथेसिस या फिर जोन फिनोमेना, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या होता है कि इसमें व्हेन द सीरा कंटेनिंग द एंटीबॉडी इज सीरियली डाइल्यूटेड ग्रेजुअली द एंटीबॉडी लेवल राइजेस। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम जैसे फॉर एग्जांपल तो ये हमारे 3 कंडीशन दिखा रखी है। ए हमारी प्रोजोन, बी है जोन ऑफ इक्विवेलेंस और सी है पोस्ट जोन। तो क्या होता है कि जब हम पहले डाल रहे होते हैं एंटीजन को, तो उस दौरान तो हमने थोड़ा सा ही एंटीजन डाला, लेकिन यहाँ पे तो एंटीबॉडी बहुत सारी है ना पहले से ही, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एंटीबॉडी एक्सेस में है। फिर बाद में क्या होगा कि हमने एंटीजन डाला, रिएक्शन हुई, हम डाला, तो लास्ट वाले फिनोमेना में क्या होगा कि एंटीजन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो तब भी हमारी यहाँ पे कोई रिएक्शन हमें दिखाई नहीं देगी क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ ही नहीं। ना ही हमें इधर प्रोजोन में कुछ रिएक्शन दिखाई देगी क्योंकि जितने एंटीजन है उतनी एंटीबॉडी नहीं है तो कि कॉम्प्लेक्स बन सके। तो यहाँ पे भी क्वांटिटी अच्छी नहीं है, यहाँ पे भी क्वांटिटी अच्छी नहीं है, तो इन दोनों जगह पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं होगी और हमारे पास फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आएगा। बल्कि यहाँ पे प्रेजेंट तो है, मतलब एंटीबॉडी वगैरह सब है, लेकिन रिएक्शन फॉल्स नेगेटिव आएगी क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो इसलिए इस चीज़ को हटाने के लिए जो एकदम बीच वाला रीजन होता है जिसमें एंटीजन और एंटीबॉडी की परफेक्ट ऑप्टिमल कॉम्पोजिशन हो और कॉम्प्लेक्स बन सके और हमें वो दिखाई दे, तो इस चीज़ को हम जोन ऑफ इक्विवेलेंस कहते हैं, जहाँ पे हमारी लैटिस की फॉर्मेशन हो रही है। सो दिस इज द ऑप्टिमल प्रोपोर्शन ऑफ द एंटीजन एंटीबॉडी नोन एज द जोन ऑफ इक्विवेलेंस और लैटिस फॉर्मेशन। तो यही इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है और इस चीज़ को हम जोन फिनोमेना भी कहते हैं। तो एक बार और रिपीट करती हूँ कि प्रोजोन में क्या हो रहा है, दिस इज कॉज बाय द एक्सेस एंटीबॉडी इन द टेस्ट सिस्टम। So failure of a visible reaction is due to the inhibition of lattice formation by the excess antibody। तो क्या हो रहा है कि हमारे प्रोजोन में क्योंकि एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं दिख रहा, क्योंकि वो एंटीबॉडीज़ जो एक्सेस में वो प्रिवेंट कर रही है लैटिस के फॉर्मेशन को और एंटीजन हमारा बहुत कम है। पोस्ट जोन फिनोमेना में क्या हो रहा है कि दिस इज कॉज बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एंटीजन इन द टेस्ट सिस्टम, सो नो विजिबल रिएक्शन अकर्स। तो प्रोजोन में हमारा एंटीजन एक्सेस में तब भी लैटिस फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसलिए हमें नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है। तो इनको हम कैसे करेक्ट करेंगे, हम सीरियल डाइल्यूशंस करेंगे सीरम की, देयर बाय रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी इन द टेस्ट सीरम एंड ऑप्टिमाइजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द एंटीजन एंटीबॉडी। हम ये सीरियल डाइल्यूशंस कर करके चेक करेंगे कि जब इन दोनों की एकदम इक्विवेलेंट ऑप्टिमल कंसंट्रेशन हो जाएगी तब हमें रिएक्शन देखने को मिलेगी, ठीक है। और जोन ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है, हेयर द एंटीजन एंड द एंटीबॉडी आर इन ऑप्टिमल प्रोपोर्शंस, सो लैटिस फॉर्मेशन एंड विजिबल रिएक्शंस आर एनहांस्ड एंड वी कैन सी देम। सो वहाँ पे हमें ट्रू पॉजिटिव मिलता है। तो क्या पे क्या लिखा है कि इन द अर्लियर टेस्ट ट्यूब्स एंटीबॉडीज आर एक्सेस
Hence, the antibody antigen reaction does not occur. This is called Pierson phenomena. Or in the later test tubes, antigen is in excess. Hence, the antigen antibody fails to occur. That is called as Pierson phenomena. तो यहाँ पे भी यही बात लिखी है वापस कि मैरिक ने हमारा लैटिस हाइपोथेसिस दिया. लैटिस मतलब नेटवर्क या कोई अरेंजमेंट. मल्टीवेलेंट एंटीजन्स है, बाइवेलेंट एंटीबॉडीज़ है, तो कॉम्प्लेक्स बन रहा है. लार्ज लैटिस से हमें दिखाई देता है. लैटिस कब नहीं बनता? जब हमारा एंटीजन या एंटीबॉडी एक्सेस में होता है. ठीक है. फिर हमारा आता है इवैल्यूएशन ऑफ इम्यूनोएसिस. तो इसमें दो टर्म आते हैं हमारे, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी. तो सेंसिटिविटी क्या होती है? इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द टेस्ट to detect even very minute quantities of antigen or antibody. When a test is highly sensitive, false negative results are absent or minimal. तो क्या होता है कि जो हमारी सेंसिटिविटी होती है इसमें जो बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ भी होती है ना, मतलब एकदम सेंसिटिव टेस्ट जो थोड़े से में ही पता कर ले कि यार इसमें तो है, तो ये हमारे ability of a test to identify correctly all those who have the disease. तो सेंसिटिविटी हमारा क्या करेगा? जो एकदम ट्रू पॉजिटिव्स निकालेगा. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? ट्रू पॉजिटिव्स अपॉन ट्रू पॉजिटिव्स प्लस फॉल्स नेगेटिव. क्योंकि यहाँ पे फॉल्स नेगेटिव का चांसेस एकदम एब्सेंट और मिनिमल भी होता है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव जो रिएक्शंस होती है वो एकदम माइन्यूट क्वांटिटीज़ भी डिटेक्ट कर लेती है और बता देती है कि यहाँ पे हमारा एंटीजन या एंटीबॉडी है या नहीं है. ठीक है. स्पेसिफिसिटी क्या होता है? ये हमारा करेगी एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू आइडेंटिफाई करेक्टली ऑल दोज हु डू नॉट हैव द डिसीज. तो मतलब ट्रू नेगेटिव. तो स्पेसिफिसिटी हमारी पूरी कोशिश करेगी ये एकदम ट्रू नेगेटिव्स को ढूंढ के निकालें. होता क्या है ये कि इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द टेस्ट टू डिटेक्ट रिएक्शंस बिटवीन होमोलोगस एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज ओनली एंड विद नो अदर. एकदम स्पेसिफिक है कि यार ये इसी एंटीजन और इसी एंटीबॉडी देखते हैं कि है या नहीं है. इन अ हाईली स्पेसिफिक टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव रिएक्शंस आर एब्सेंट और मिनिमल. तो इसमें हमें जो फॉल्स पॉजिटिव रिएक्शन होती है वो मिल ही नहीं सकती, एंड ओनली द ट्रू पॉजिटिव रिएक्शन आर डिटेक्टेड, या फिर ट्रू नेगेटिव. तो हमें एकदम ट्रू चीज़ मिलती है. तो स्पेसिफिसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ट्रू नेगेटिव्स अपॉन ट्रू नेगेटिव्स प्लस फॉल्स पॉजिटिव. तो यहाँ पे हमारा स्पेसिफिसिटी में फॉल्स पॉजिटिव आने के चांसेस बहुत कम है और सेंसिटिविटी में हमारे फॉल्स नेगेटिव आने के चांसेस बहुत कम है. तो अब हम आते हैं एकदम जो हमारा बेसिस है इस चैप्टर का, जो असली चीज़ है वो करने के लिए. मतलब हम शुरू कर रहे हैं अपने रिएक्शन से, और उसमें से भी हम पहले शुरू करेंगे कन्वेंशनल इम्यूनोसिस में. तो वापस एक बार हम फ्लो चार्ट में आते हैं. कन्वेंशनल इम्यूनोसिस में देखते हैं कि क्या क्या है. तो कन्वेंशनल इम्यूनोसिस में मेनली हमारी 4 चीज़ें हैं. वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एग्लूटिनेशन रिएक्शन, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट या फिर वर्सनमैन टेस्ट और न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट. तो इसमें से सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस. तो इसमें हम आएगा इम्यूनो डिफ्यूजन. ठीक है. और ये इसके 2 क्लिनिकल है, स्लाइड फ्लॉक्यूलेशन टेस्ट फॉर सिफिलिस और एलेक्स जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट फॉर डिप्थीरिया टॉक्सिन. तो हम पहले प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को डिस्कस करते हैं. तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है कि when a soluble antigen reacts with its antibody in the presence of optimal temperature, pH, electrolytes, it's lead to the formation of antigen antibody complex. ठीक है. तो क्या कह रहे हैं हम, जो हमारा ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है इसमें हम एक सॉल्यूबल एंटीजन लेंगे. उस सॉल्यूबल एंटीजन को हम रिएक्ट करवाएंगे उसकी एंटीबॉडी के साथ, उसके एकदम ऑप्टिमल कंडीशंस में, जो भी उसको pH टेम्परेचर चाहिए उसी कंडीशन में. और इससे क्या होगा कि एंटीजन एंटीबॉडी में रिएक्शन होगी और या तो कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा या फिर कोई फ्लॉक्यूल्स फॉर्म होंगे. ठीक है. तो अगर फ्लॉक्यूल्स फॉर्म होंगे तो हम कहेंगे फ्लॉक्यूलेशन टेस्ट, और अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे तो हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन टेस्ट. तो क्या होगा कि इसमें इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेशन बैंड बन जाएंगे अगर हम, जो हमारा मीडियम है वो हमारा सॉलिड हो, जेल या अगर हो. ठीक है. तो इस चीज़ को हम इम्यूनो डिफ्यूजन कहते हैं.
जब हमारा इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेशन बैंड बनता है, और अगर हमारा फ्लॉक्यूल्स बनता है इनसॉल्युबल लिक्विड मीडियम में, तो हम इसे कहेंगे फ्लॉक्यूलेशन टेस्ट। अब एक और चीज़ है कि जैसे अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट डाल दें तो हमारा जो इम्यूनो डिफ्यूजन का रेट है वो बढ़ जाएगा, और इसी चीज़ को हम इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहते हैं। अब इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी हमारे आएंगे दो चीज़ें, काउंटर करंट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस और रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो एक एक करके देख लेते हैं ये किस किस टाइप के हमारा इम्यूनो डिफ्यूजन है। तो सबसे पहले आती है हमारी ये वाली इमेज, सिंगल डिफ्यूजन वाली। इसमें क्या हो रहा है कि इसे हम कहते हैं आउडिन्स प्रोसीजर या फिर सिंगल डिफ्यूजन इन वन डायमेंशन। क्या हो रहा है इसमें कि जो हमारा ये ग्रीन वाला पोर्शन है इसमें एंटीबॉडी और अगर जेल है, ठीक है। हम ये हमारी टेस्ट ट्यूब है और यहाँ पे हमने एंटीबॉडी और अगर जेल डाला ग्रीन कलर का, ऊपर से हमने डाल दिया एंटीजन पर्पल कलर का, ठीक है। तो क्या होगा कि थोड़े टाइम में जो हमारा एंटीजन है वो नीचे की तरफ डिफ्यूज़ करेगा, और जहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी की ऑप्टिमल कॉम्पोजिशन होगा वहाँ पे जाके ये एक लाइन ऑफ प्रेसिपिटेट बना देगा, लाइन ऑफ प्रेसिपिटेशन बना देगा, ठीक है, एक प्रेसिपिटेंट बैंड बना देगा। तो ये होता है हमारी सिंगल डिफ्यूजन, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज़ हमारी नीचे की तरफ डिफ्यूज़ कर रही है। तो एंटीजन ही यहाँ पे हमारा डाउनवर्ड डिफ्यूजन करके नीचे आके प्रेसिपिटेशन बैंड बना रही है, जहाँ पे उसको ऑप्टिमल एंटीबॉडीज़ मिल रही होगी अपने हिसाब से। नेक्स्ट आता है हमारा डबल डिफ्यूजन। डबल डिफ्यूजन में क्या होता है कि हमने सेम नीचे ग्रीन पोर्शन में क्या लिया, एंटीबॉडी और अगार जेल, अब उसके ऊपर हमने डाला प्लेन अगार और उसके ऊपर हमने डाला एंटीजन। तो क्या इसमें क्या होगा कि एंटीजन एंटीबॉडी दोनों एक दूसरे की तरफ डिफ्यूजन करेंगे, और जहाँ पे उनकी ऑप्टिमल कॉम्पोजिशन होगी वहाँ आके अपना एक प्रेसिपिटेशन बैंड बना देंगे। तो इसलिए हम इसे कहते हैं डबल डिफ्यूजन, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों एक दूसरे की तरफ डिफ्यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम सिंगल डिफ्यूजन इन 2 डायमेंशंस, दैट ऑल्सो नोन एज रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन। तो नाम से पता चल रहा है, रेडियल मतलब सर्कल्स और सिंगल डिफ्यूजन मतलब एक ही चीज़ डिफ्यूज़ करेगी। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो एंटी सीरम है वो हमारे अगर जेल में फ्लैट सरफेस यानी स्लाइड या फिर पेट्री डिश वहाँ पे रखा जाएगा। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे एंटीबॉडी प्लस अगार जेल, इधर भी हमारा एंटीबॉडी प्लस अगार जेल, तो यहाँ पे हमने वो रख दिया। फिर हमने इसमें गड्ढे खोदे, बेल्स, ये ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, ये हमने छोटे छोटे गड्ढे खोले और इसके अंदर एंटीजन डाल दिया। अब इट डिफ्यूजेस रैपिडली फ्रॉम द वेल एंड फॉर्म्स रिंग शेप्ड बैंड्स ऑफ प्रेसिपिटेशन या फिर हैलोस। तो ये क्या होगा कि यहाँ से हमारा निकलेगा, ऑप्टिमल उसको कॉम्पोजिशन मिलेगी एंटीबॉडी की और रिंग बना लेगा। तो इस चीज़ को हम हैलोस कहते हैं। तो क्या होगा कि इसका जितना ज़्यादा डायमीटर होगा उस समय ज़्यादा एंटीजन की कंसंट्रेशन पता लगेगी। और जैसे ये एक और चीज़ के एस्टिमेशन में यूज़ होता है, इम्यूनोग्लोबिन क्लासेस। ये सिंगल डिफ्यूजन इन 2 डायमेंशन वाला टेस्ट कर सकते हैं, मतलब रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डबल डिफ्यूजन इन 2 डायमेंशंस ऑल्सो नोन एज आस्ट्रलोनी प्रोसीजर। तो इसका हमारा ये डायग्राम है, और क्या कह रहे हैं कि इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज। तो हम सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को यूज़ करते हैं। इससे हमें डिफरेंट एंटीजेंस और एंटीसीरा के बारे में कंपैरिजन मिल जाता है। और जो अगर जेल है, जैसे वो हमने स्लाइड में डाल दिया अगर जेल, फिर अब हम क्या करेंगे, द एंटीसीरम इज प्लेस्ड इन द सेंट्रल वेल। अब जब बीच वाला एकदम गड्ढा हम खोदेंगे वहाँ पे हम डाल देंगे अपना एंटीसीरम, और आसपास सराउंडिंग गड्ढे भी खोल देंगे और उनमें जान देंगे हम एंटीजन को। तो क्या हमें मिलेगा, अगर ये जो प्रेसिपिटेशन बैंड्स बनते हैं ये एक साथ जुड़े हुए हो, तो इसे हम कहेंगे कि ये आइडेंटिकल थे, दिस इज द रिएक्शन ऑफ आइडेंटिटी। अगर हम कहते हैं कि वो क्रॉस कर रहे हैं तो इसका मतलब वो हमारे अनरिलेटेड है। और अगर ऐसी कोई स्पर फॉर्मेशन हो जाती है तो हम उसे कहेंगे पार्शियल आइडेंटिटी या फिर क्रॉस रिएक्शन। फिर नेक्स्ट है हमारा इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये भी हमारा मॉडिफिकेशन है इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट का।
इसमें क्या हो रहा है कि हम लेंगे अगर कवर्ड माइक्रोस्कोपिक स्लाइड, ठीक है, ये पूरा यहाँ पे हमने अगर कर रखा है, एक वेल खोदा और एक ट्रफ खोदा। क्रेस्ट मतलब, क्रेस्ट और ट्रफ पता है ना, ट्रफ मतलब जो गड्ढा सा है, और वेल तो पता ही है, वेल भी गड्ढा सा ही। तो वेल में हम डाल देंगे एंटीजन और उसका इलेक्ट्रोफोरेसिस कर देंगे, तो जो एंटीजन के कंपोनेंट्स है वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ट्रफ में एंटीबॉडी डाल देंगे और फिर में हम डिफ्यूजन देखेंगे। तो क्या होगा कि जो एंटीबॉडी डिफ्यूजेस टूवर्ड्स दी सेपरेटेड एंटीजन कंपोनेंट्स, तो यहाँ पे वो ऐसे अपना डिफ्यूजन शो करेंगे और प्रेसिपिटेशन बैंड्स बना देंगे वेयर एंटीबॉडी एंड एंटीजन मेट एट ऑप्टिमल प्रोपोर्शंस। और अगर जैसे हम इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी अगर हम स्पीड अप कर दें इस चीज़ को, तो इलेक्ट्रो इम्यूनो डिफ्यूजन करेंगे। तो इसमें भी हमारी दो चीज़ें आती है। पहला आता है हमारा काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, CIE, या फिर काउंटर करंट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें क्या होगा कि हम साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे एंटीजन का और एंटीबॉडी का, और अपोजिट डायरेक्शन में। इससे क्या होगा, जो प्रेसिपिटेशन होगा वो बीच में हमारा बनेगा, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं यहाँ पे और प्रेसिपिटेशन लाइन बन रही है। तो ये काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस है। दूसरा है हमारा रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें क्या होगा कि हमारा ऐसे लंबे लंबे शेप के जैसे रॉकेट हो वैसे दिखाई देंगे, तो ये वन डायमेंशनल सिंगल इलेक्ट्रो इम्यूनो डिफ्यूजन भी कहलाता है। वन डायमेंशनल क्योंकि एक ही मतलब एक ही एक्सिस पे है ये। और क्या होता है, ये क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कराता है हमारे एंटीजेंस का कि कितनी क्वांटिटी होगी, किसका कितना ज़्यादा होगा। तो हमने यहाँ पे कम एंटीजन डाला, यहाँ पे ज़्यादा एंटीजन डाला, तो हमें यहाँ पे उसके रॉकेट साइजेस भी पता चल रहे हैं। तो द एंटीजन इन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन इज प्लेस्ड इन द वेल्स एंड इलेक्ट्रोफोरेस्ट एंड द पैटर्न ऑफ द इम्यूनो प्रेसिपिटेशन रिजेंबल्स अ रॉकेट, ठीक है। फिर लास्ट ये हमारा इम्यूनो डिफ्यूजन का टाइप है लॉरेल्स 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जैसे अब एक ऊपर की तरफ था, तो एक हमारा एक एक्स एक्सिस पे भी होगा, तो उसमें हमारा रॉकेट नहीं एक आर्क बन जाएगा। तो ये हमारा लॉरेल्स 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस था। फिर हमारी जो मैंने बोली थी क्लिनिकल आती है दो, वो है हमारी स्लाइड फ्लॉक्यूलेशन टेस्ट फॉर सिफिलिस। सिफिलिस हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होता है, हमारा ट्रिपोनियम पैलिडम कॉज करता है। प्रोसीजर क्या है, एंटीजन की एक ड्रॉप डालेंगे, उसमें पेशेंट से सीरम लेंगे और प्रेसिपिटेट्स उसमें बन जाएंगे फ्लॉक्यूल्स की तरह। एग्जाम्पल VDRL टेस्ट और RPR टेस्ट। VDRL टेस्ट कौन सा होता है, वेनेरियल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी, और RPR क्या होता है, रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट टेस्ट। फिर एक हमारा दूसरा क्लिनिकल है एलेक्स जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट डिटेक्टिंग डिप्थीरिया टॉक्सिन। वैसे एक पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो अगर हम कोई भी जेल मीडियम वगैरह लेते हैं ना, तो हम उस चेन को थोड़ा सा प्रिजर्व कर सकते हैं, थोड़े टाइम तक वो स्टेबल रहेगा। लिक्विड मीडियम वाले इतने स्टेबल नहीं रहते हैं, ठीक है। तो एलेक्स जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट में क्या हो रहा है कि कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए है। अगर स्ट्रेन हमारा टॉक्सिजेनिक होगा तो एरो लाइक प्रेसिपिटेशन बैंड मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। तो नेक्स्ट अब हम आते हैं हमारे एग्लूटिनेशन रिएक्शंस में। एग्लूटिनेशन रिएक्शंस हमारी डायरेक्ट हो सकती है, इनडायरेक्ट या फिर पैसिव, रिवर्स पैसिव, और हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट, या फिर हम इसको रोज वॉलर टेस्ट भी कहेंगे। तो डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट में क्या हो रहा है, हमारा स्लाइड एग्लूटिनेशन, ट्यूब एग्लूटिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन। और ट्यूब एग्लूटिनेशन के पार्ट्स हैं हमारे विडाल टेस्ट, स्टैंडर्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट, कूम्स एंटीग्लोबुलिन टेस्ट, हेट्रोफाइल एग्लूटिनेशन टेस्ट। तो इनको एक एक करके हम जल्दी से देख लेते हैं। एग्लूटिनेशन रिएक्शंस डेफिनेशन क्या है कि इसमें इनसॉल्युबल एंटीजन लेंगे, एक पर्टिकुलर एंटीजन लेंगे। तो पार्टिकुलेट एंटीजन क्या होता है, जो हमारे बड़े साइज के होते हैं, ईजिली दिखाई दे जाते हैं। तो जब भी कोई रिएक्शन होगी ये क्लम्प कर जाएंगे या फिर एग्लूटिनेट हो जाएंगे, तो हमें एक क्लम्प्ड फॉर्म में दिखेंगे, मोटे मोटे फॉर्म में, जो कि आराम से हमें दिख सकते हैं। तो एडवांटेज क्या है कि ये हमारे मोर सेंसिटिव है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से, और जो क्लम्प्स होते हैं वो बेटर विजुलाइज होते हैं बैंड या फिर फ्लॉक्यूल से। और एप्लीकेशन कहाँ यूज़ होता है, ये डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और रिवर्स पैसिव में। तो हम वो देखते हैं वो क्या क्या है।
फिर आते हम डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट में। क्या हो रहा है इसमें कि जो एंटीजन है वो डायरेक्टली एग्लूटिनेट करेगा एंटीबॉडीज़ के साथ। जैसे हमने फर्स्ट ईयर में ब्लड ग्रुपिंग वाले एक्सपेरिमेंट में किया था ना कि उसमें एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाती थी, तो ये वही सेम चीज़ है, स्लाइड एग्लूटिनेशन कहते हैं उसको। और ये हमारे ब्लड ग्रुपिंग, क्रॉस मैचिंग और बैक्टीरियल कॉलोनी को देखने में भी काम आता है। तो हम बैक्टीरियल कॉलोनी लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा एंटी सीरम डालेंगे, अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो वहाँ पे हमें क्लम्पिंग दिखाई देगी। ठीक है, इसका जैसे ये वाला फिगर है कि ये तो नेगेटिव रिजल्ट है, जहाँ पे थोड़ा एक सस्पेंशन सा ही दिखाई देगा, और अगर ये क्लम्प्स फॉर्म हो गए तो मतलब पॉजिटिव रिजल्ट है। ये भी ऐसी नेगेटिव रिजल्ट और ये हमारा पॉजिटिव रिजल्ट है। फिर हम आते हैं अपने ट्यूब एग्लूटिनेशन में। ट्यूब एग्लूटिनेशन में क्या हो रहा है कि इट इज़ डन फॉर एस्टिमेटिंग एंटीबॉडी इन दिस सीरम। तो द एंटीबॉडी टाइटर कैन बी एस्टिमेटेड एज द हाईएस्ट डायल्यूशन ऑफ दिस सीरम विच प्रोड्यूसेस अ विजिबल एग्लूटिनेशन। ये भी हमने पहले पढ़ा कि एंटीबॉडी टाइटर क्या होता है, ये वो हाईएस्ट डायल्यूशन है सीरम की जो एक विजिबल एग्लूटिनेशन हमें दिखा दे। ठीक है, सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डायल्यूशन कर दिए, लेकिन हमें अभी भी पता चल रहा है देखने में कि एग्लूटिनेशन हुई है, तो वो हमारा एंटीबॉडी टाइटर हुआ। तो इसके थोड़े एग्जांपल्स हैं, जैसे टाइफाइड फीवर, जैसे विडाल टेस्ट। ठीक है, एक्यूट ब्रूसिलोसिस के लिए हमारा होता है स्टैंडर्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट, और हमारा होता है कूम्स एंटीग्लोबुलिन टेस्ट जो कि हम पढ़ेंगे। फिर एक होता है हमारा लेटेस्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट LAT, ये हमारा एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए है। ठीक है, और ASO के डिटेक्शन के लिए मतलब एंट्री स्टेप्टोलाइसिन O एंटीबॉडी। एक फिर है हमारा रिवर्स पैसिव एग्लूटिनेशन टेस्ट, ये हमारे एंटीजन डिटेक्शन के लिए होता है, और इसमें भी कुछ नाम आते हैं जैसे रिवर्स पैसिव हीम एग्लूटिनेशन, ऐसे लेटेस्ट एग्लूटिनेशन फॉर एंटीजन और को एग्लूटिनेशन टेस्ट। लास्ट हमारा आता है एग्लूटिनेशन में हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट, ये हमारे डायरेक्ट होते हैं और वायरल भी होता है। तो डायरेक्ट में क्या हो रहा है कि इसमें पॉलवनल टेस्ट, कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट, ब्लड ग्रुपिंग, कूम्स टेस्ट। अब कूम्स टेस्ट में क्या हो रहा है कि जैसे RH इनकम्पैटिबिलिटी वाली कंडीशंस होती है, तो उसमें जो RH एंटीबॉडीज़ होती है वो इनकम्प्लीट होती है, या फिर मतलब ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज़ होती है IgG की टाइप, क्योंकि IgG टाइप ही प्लासेंटा क्रॉस करता है। ठीक है, ये हमारे RH एंटीजन पे बाइंड कर जाएगा फीटल RBC के ऊपर, लेकिन एग्लूटिनेशन नहीं करेगा। तो एग्लूटिनेशन नहीं होगा तो हमें दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए हम कूम्स टेस्ट करते हैं, क्योंकि अब हम इसमें एंटीग्लोबुलिन डाल देंगे, हम इसमें कूम्स रिएजेंट डाल देंगे, और क्या होगा कि अब एग्लूटिनेशन हमारी विजिबल हो जाएगी। ठीक है, इट कंटेन्स एंटीबॉडी टू ह्यूमन IgG, हमारा एंटीबॉडी कंटेन करता है हमारे ह्यूमन एंटीबॉडी के अगेंस्ट, तो इसलिए एंटीग्लोबुलिन हुआ। ठीक है, तो इसको हम एंटीग्लोबुलिन टेस्ट भी कहते हैं। तो अब ये क्या आएगा, ये FC पोर्शन में बाइंड करेगा RH एंटीबॉडी के, ठीक है, जो RBC पे पाया जा रहा है, और इससे हमारी विजिबल एग्लूटिनेशन हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा। फिर लास्ट हमारा एक आता है कि वायरल हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट। तो इसमें क्या हो रहा है कि इट इज़ नॉट एन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, द हीम एग्लूटिनिन एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सम वायरसेस कैन एग्लूटिनेट विद द रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ RBC। तो ये हमारे इसमें काउंट नहीं होता है, पर एग्लूटिनेशन ये भी करता है वायरस। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, इसको हम वॉसरमैन्स टेस्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होगा कि हमारा डिटेक्ट करेगा एंटीबॉडीज़ में पेशेंट के सिरम में विच आर केपेबल ऑफ फिक्सिंग द कॉम्प्लीमेंट। तो क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे अगर एक्टिवेट हुआ या नहीं हुआ उसको हमारा डिटेक्ट करने के लिए, उन एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए। तो इसकी एप्लीकेशन कहाँ यूज़ होती है, ये हमारे रिकेट्सिया, क्लेमाइडिया, माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस, आर्बोवायरल इन्फेक्शंस। ठीक है, और भी सीरोलॉजिकल टेस्ट है, ट्रिपोनीमा पैलिडम। ठीक है, और ये हमारे साइफिलिस के लिए, इन सब में हमारा यूज़ होता है। इसकी एक इमेज भी है जो कि हमारी शो करती है नेगेटिव CFT और पॉजिटिव CFT। तो पॉजिटिव CFT में क्या हो रहा है, जैसे एंटीजन और एंटीबॉडी और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम दिया, तो कॉम्प्लीमेंट हमारा इज़ फिक्स्ड इन दी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ठीक है, तो हमारी एंटीजन, एंटीबॉडी और कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा इसका पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया। तो अगर हम अब एक इंडिकेटर सिस्टम देंगे, इंडिकेटर सिस्टम मतलब यहाँ पे शीप इराइथ्रोसाइट्स विच आर कोटेड विद एम्बोसेप्टर, तो हम इसको इंडिकेटर सिस्टम कहेंगे, जिससे अगर कॉम्प्लीमेंट पाथवे रिएक्ट करता तो हमारा इसका लाइसिस हो जाता।
ठीक है, ये ख़त्म हो जाता। लेकिन अब क्योंकि हमारा जो कॉम्प्लीमेंट है वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के साथ हमारा बाइंड हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई लाइसिस नहीं होगा। इस चीज़ से हमें पता चलेगा कि यार हाँ, इसमें एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है वो इसमें एक्टिवेट होके इनसे बाइंड हो चुका है। तो कॉम्प्लीमेंट इज़ नॉट फ्री, ठीक है, टू रिएक्ट विद दिस इंडिकेटर सिस्टम एंड प्रोड्यूस लाइसिस। लेकिन अगर ऐसे ही हमारा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तो ये कॉम्प्लीमेंट हमारा इस इंडिकेटर सिस्टम से रिएक्ट करेगा और उसका लाइसिस कर देगा, तो ये हमारा नेगेटिव CFT होगा। ठीक है, देन लास्ट है हमारा न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट। इसका आपने याद रखिए वायरल न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट। अगर इसी में हम बैक्टीरिया के लिए यूज़ करेंगे तो इसे हम कहेंगे प्लाक इनहिबिशन टेस्ट। टॉक्सिन एंटी टॉक्सिन न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट, इसमें हमारे 3 टाइप के आते हैं, शिक या फिर डिप्थीरिया के लिए, नैगलर्स रिएक्शन हमारा अल्फा टॉक्सिन क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस के लिए, और ASO टेस्ट जिसमें हम इसको हम कहते हैं एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन O टेस्ट। ठीक है, और लास्ट है हमारा हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट, HAI टेस्ट। तो यहाँ पे हमारा सारी कन्वेंशनल टेक्निक्स या फिर कन्वेंशनल इम्यूनोसिस ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूअर टेक्निक्स। ठीक है, क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, क्वेश्चन आपके आ जाएंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के बारे में लिख दो, एग्लूटिनेशन रिएक्शंस के बारे में बताओ, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन के बारे में बताओ, और न्यूट्रलाइजेशन में एन्यूमरेट करो कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है, एग्लूटिनेशन में हमारे मेनली और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कूम्स वाला इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इन सब में MCQ आ सकता है कि ये किस रिएक्शन का पार्ट है। और एक और चीज़ हमारी इसमें इम्पोर्टेंट होती है, इसमें हमारा इम्यूनो डिफ्यूजन बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें से भी इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस और इलेक्ट्रो इम्यूनो डिफ्यूजन, ये वाला भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये वाली जो इमेजेस दे रखी है ये बहुत ईजिली इन सारी चीज़ प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रही है। ये सारी हमारी अनंत नारायण बुक में, अपूर्व शास्त्री में हमारी ऐसे पिक्चर वाली नहीं है, अपूर्व शास्त्री में हमारे इम्यूनो डिफ्यूजन के ऊपर मिसिंग है थोड़ा सा। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख देना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।